प्यारे बच्चों। तो गाइस देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इस पर से जेईई नीट जैसी एग्जाम्स में भी कई बार क्वेश्चंस देखे गए हैं एंड वी हैव टू फोकस ऑन दिस। अब गाइस यहां पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसका सर मैकेनिज्म क्या होगा। जो हम लोगों को केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना होता है दैट इज मैकेनिज्म, जिस पर हजारों की तादाद में क्वेश्चन आ चुके हैं। मैकेनिज्म, तो गाइस हम लोग इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। लेकिन यहां पर देखा गया है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक मैकेनिज्म नहीं है, एक्चुअली इसके दो मैकेनिज्म हैं। तो एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्चुअली टेक प्लेस थ्रू टू डिफरेंट मैकेनिज्म्स। It take place through two different mechanisms. ये दो अलग अलग mechanisms के थ्रू वर्क करता है। सबसे पहला मैकेनिज्म मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दुर्योधनों, तुम्हारे साथ में डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज SN2 मैकेनिज्म। आज हम सबसे पहला मैकेनिज्म जो डिस्कस करने वाले दैट इज कॉल्ड एज SN2 मैकेनिज्म। यहां पर इसको लिखा ऐसे जाता है टू का मतलब हो गया बायमॉलिक्यूलर। टू स्टैंड्स फॉर बायमॉलिक्यूलर, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो बेसिकली इस मैकेनिज्म का नाम है बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गाइस सबसे बड़ा सवाल यह कि सर इसको बायमॉलिक्यूलर क्यों बोला। एक बात पहले ये समझ लो कि इस चीज को तुम जो आज पढ़ रहे हो इसके पीछे कौन लोग रिस्पॉन्सिबल है, कौन है वो दो क्रिमिनल जिनकी वजह से तुमको ये झेलना पड़ रहा है। सो गाइस 1937 की बात है। ह्यूग्स, कुछ लोग ह्यूग्स बोलते हैं, कुछ लोग हुग्स बोलते हैं, एंड इनगोल्ड, ह्यूग्स एंड इनगोल्ड, ये दो नमूने ग्रेट साइंटिस्ट, बहुत प्यारे लोग, वी रियली अप्रिशिएट देयर वर्क। इन लोगों ने इस मैकेनिज्म को प्रपोज किया था इन 1937। ठीक है, अब इनका कहना क्या था, व्हाई दे यूज्ड बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, व्हाई दे यूज्ड बायमॉलिक्यूलर। यार तुम लोगों को मैंने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया था और वहां पर बायमॉलिक्यूलर का मतलब क्या था, ये इसकी मॉलिक्यूलैरिटी को दर्शा रहा है, ये इसकी मॉलिक्यूलैरिटी को दर्शा रहा है। मतलब दो मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली आकर एक पॉइंट पर हिट करते हैं और जिनकी वजह से आपको यहां पर प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आ रही है कि इस केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो गई, 2। दूसरी, बायमॉलिक्यूलैरिटी के साथ साथ इट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये क्या फॉलो करता है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, इस तरीके की केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, द रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विल डिपेंड ऑन बोथ द रिएक्टेंट्स। यानी यहां पर आप जो दोनों रिएक्टेंट यूज कर रहे हो, यहां पर दोनों रिएक्टेंट्स कौन है, दैट इज एक तो आपका अल्काइल हैलाइड है, यानी आपने अल्काइल हैलाइड का क्या कॉन्सेंट्रेशन लिया है, इसकी कितनी मात्रा ली है, और आप जो इसके साथ में वो रिएजेंट का इस्तेमाल कर रहे हो। थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिएजेंट्स बताए थे, जैसे वाटर यूज करोगे तो OH जुड़ेगा तो अल्कोहल बन जाएगा, NaOH यूज कर रहे हो, NaI यूज कर रहे हो, CH3COOAg यूज कर रहे हो, KCN यूज कर रहे हो, AgCN यूज कर रहे हो, जो भी आप रिएजेंट यूज कर रहे हो, दोनों के ऊपर इसका जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर इन दोनों में से किसी एक का भी कॉन्सेंट्रेशन तुमने कम कर दिया तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन का रेट भी अफेक्ट होगा। सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विल डिपेंड ऑन
बोथ द रिएक्टेंट्स, या अल्काइल हैलाइड और रिएजेंट पर। मॉलिक्यूलरिटी क्या है 2, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो आपको पता ही है, कोई बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, ये केमिकल रिएक्शन कैसे होती देखना, ये तुम्हारे पास में पोपटलाल का छाता है, पोपटलाल पोपटलाल अपना जेठालाल का वाला पोपटलाल, तारक मेहता वाला जेठालाल। जेठालाल के पास में यहां पर छतरी है, छतरी कैसे बनाते हैं मैं भूल गया, लेट से ये छतरी है, ठीक है। अब क्या हुआ, एकदम से तेज हवा चली, एकदम से क्या हुआ, तेज हवा चली, तो तेज हवा चलने की वजह से अब ये छतरी, तेज हवा चलने की वजह से आप बोलोगे सर छतरी मोटी कैसे हो गई, ना मेरे दुर्योधन ना, ये मेरे डायग्राम की गलती है, मैं हवा में से पानी निकालूंगा कि नहीं, हाँ, तो क्या हुआ, ये ऐसी उल्टी हो गई, जब हवा तेज चली तो ये छतरी थोड़ी सी उल्टी हो गई, तेज हवा की वजह से क्या हो गया, छतरी का इन्वर्जन हो गया, क्या हो गया, इन्वर्जन। तो यहां पर तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, दैट दिस रिएक्शन causes inversion in structure of product, प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा यहां पर, इन्वर्जन। अब ये इन्वर्जन क्या होता है, आपको एक आइडिया दे दिया मैंने कि जब छाता नॉर्मल हवा में था तो ऐसा था, लेकिन जब हाई विंड आई, जब तेज हवा आई तो ये छाता उल्टा हो गया, इन्वर्स हो गया। एग्जैक्टली यहां पर आपके मैं रिएक्टेंट के साथ करने वाला हूं, रिएक्टेंट को जब मैं प्रोडक्ट में बदलूंगा तो वो उसको इस तरीके से मैं इन्वर्ट कर दूंगा। इसको आप समझने की कोशिश जरूर करना, आ गया होगा समझ में, लेकिन पहले इतना नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट बातें नोट कर लो, छाता मत बनाना, फिर मैं आपको रिएक्शन को ड्रॉ करके मैकेनिज्म के थ्रू बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। नोट करो, ख्वाब डोलते हैं आंखों में, ख्वाब दौड़ते हैं आंखों में, रोज बोलते हैं बातों में, ख्वाबों में है यादों में, बदल नहीं जाते यादों में, सब्र की सीमा तोड़ी हाँ जी, दे दे कोई बूटी हाँ जी, वो तेरे आगे पीट रहे हैं कब से ढोल ढोल ढोल। चलो, तो गाइस इसमें होता क्या है देखो, this reaction takes place in single step and there is no intermediate formed, यहां पर किसी भी तरीके का कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा। क्या होगा, अब हम इसको समझते हैं। देखो, मान लीजिए आपके पास में कार्बन है, यहां पर मैंने 3 बॉन्ड्स खाली रखे, यहां पर आपका हाइड्रोजन है विच इज हैविंग अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन इज हैविंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल जाकर सीधा इस कार्बन पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जाकर क्या करेगा, सीधा इस कार्बन पर अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद यू विल ऑब्जर्व अब बड़ी अजीब सी स्थिति, हेलोजन भी जुड़ा है और ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल पे अटैच हो गया और ये 2 बॉन्ड इधर आ गए। अब ये जो इंटरमीडिएट है, इट इज कॉल्ड एज पेंटावेलेंट स्टेज, ऑफ कार्बन, और इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल स्टेट।
एक बीच की स्टेट, ब्रिजिंग स्टेट, वो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स पढ़े थे ना, तो ट्रांजिशन मतलब ब्रिजिंग था, तो ये बीच की स्टेट है। और मैं बता दूं इट इज हाईली अनस्टेबल, इट इज हाईली अनस्टेबल, यानी कुछ सेकेंड्स के, एक सेकेंड के भी आप 1000 डिविजन्स कर दो उतनी जल्दी बन के टूट जाती है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, यानी इंटरमीडिएट बन के बहुत देर स्टेबल नहीं रहेगा, टूट जाएगा। और फिर इसके बाद न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ कार्बन के साथ मजबूत कर देगा। अरे भाई नया नया संधि है, नया नया रिश्ता है, नए रिश्ते को मजबूत करेंगे, पुराने रिश्ते को भगाएंगे। अरे यार साला बोर कर रहा है तो निकल, पहली फुर्सत में निकल। तो ये कार्बन अब इस न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ गया और ये इसके 3 बॉन्ड यहां एडजस्ट हो गए और ये X नेगेटिव बाहर हो गया। अब आप इस प्रोडक्ट को देखो, नाउ हैव अ लुक एट दिस प्रोडक्ट। जब आप इस प्रोडक्ट को देख रहे हो, इसमें न्यूक्लियोफाइल इज ऑन द लेफ्ट साइड, लेकिन जब ये रिएक्टेंट था तब इससे जुड़ा हुआ जो न्यूक्लियोफाइल था, जो पुराना वाला न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज था, भाई ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है, ये भी तो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज से चिपका हुआ है, तो जो पुराना न्यूक्लियोफाइल था वो राइट साइड था और जो नया न्यूक्लियोफाइल है वो लेफ्ट साइड है। तो यहां पर क्या हो गया, इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट हो गया। मैंने कहा था ना छाता उल्टा हो जाएगा, तो पहले छाते का मुंह इधर था, वो हवा चली तो इधर आ गया, मतलब न्यूक्लियोफाइल ने अपनी पोजीशन बदली, एंड दैट इज कॉल्ड एज पेंटावेलेंट स्टेट। क्या बोलते हैं मेरे लाडले बच्चों इसको, क्या बोलते हैं लाडलो, पेंटावेलेंट स्टेज। और उसके बाद फिर काय में कन्वर्ट हो जाता है, काय में कन्वर्ट हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, आपके नए न्यूक्लियोफाइल के साथ कार्बन अटैच हो जाता है, आपका अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है और आपको यहाँ पर इन्वर्जन दिखता है। आपको जो प्रोडक्ट का जो मॉलिक्यूल दिखेगा, जब आप उस मॉलिक्यूल को स्टडी करोगे तो उसमें आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो लेफ्ट साइड जुड़ा हुआ दिखेगा, पहले वो राइट साइड था, या अगर पहले राइट साइड था या पहले चलो लेफ्ट साइड था तो अब वो राइट साइड हो जाएगा। यानी ये प्रोडक्ट, सॉरी ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट एक दूसरे के मिरर इमेज सॉर्ट ऑफ होंगे, आमने सामने। समझ में आ गई बात? तो ये है मैकेनिज्म इस केमिकल रिएक्शन का। दिस इज द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल इसके पीछे से हमला करेगा। समझ में आ रही बात? अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। क्या कोई बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी, आई रिपीट, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको रब करके आगे बढ़ सकूं। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट मेरे बुलबुलो, पानी में उठने वाले बुलबुलो, एपी फीस वाले और तुम्हारी आशिक तासिक, तुम्हारी बेबचास, तुम्हारे बच्चे कहां है? सरकारी अस्पताल के छोटे हुए बेंच में लगे हुए खेल, तुझे मैं ठोक ठोक के अंदर कर दूंगा। चलो अब गाइस इमेजिन करना आपके पास में एक मिथाइल है। इमेजिन करना यू हैव अ मिथाइल कार्बन। बेटा मिथाइल कार्बन में क्या होता है, आपका एक कार्बन है, इसके यहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहां पर जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन यहां पर जुड़ा हुआ है। ये हाइड्रोजन तो छोटे छोटे होते हैं, आप लोगों को मालूम है, सबसे छोटे एटम में से एक है। और यहां पर तुम्हारा हेलोजन में जुड़ा हुआ है। हेलोजन पर कैसा चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पर कैसा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव। अब सामने से तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है। अब सबसे पहली बात समझना, जो हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ी थी, कि अगर ये न्यूक्लियोफाइल सामने से इस कार्बन पर अटैक करेगा, अगर ये न्यूक्लियोफाइल नाम की स्पीशीज सामने से इस कार्बन पर अटैक करेगी तो क्या होगा बेटा? ये खुद भी नेगेटिवली चार्ज है और ये हेलोजन पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों एक दूसरे को बराबरी से क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल का हमारे बाहुबली को सामने से मारना इम्पॉसिबल है। हमारा कटप्पा हमारे बाहुबली को सामने से नहीं मार पाएगा, क्योंकि सामने माहेश्वरी साम्राज्यम की पूरी पूरी सेना खड़ी है। आपके महेशमती साम्राज्य की सेना सामने खड़ी है, इसलिए ये बाहुबली को कटप्पा सामने से नहीं मार सकता। तो कटप्पा सोचेगा अब क्या करे, तो भल्लाल देव इसको बोलेगा, और भल्लाल देव का पापा बिज्जल देव, राजमाता शिवका में मेरा बेटा
मेरा पुत्र क्या करेगा ये? कटप्पा को बोलेगा बाहुबली कौन भल्लाल देव कि तू एक काम कर, सामने माहेशमती की सेना खड़ी है, पीछे तो 3 छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं। भाई हाइड्रोजन तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कार्बन को सामने से आपके हेलोजन का शानदार प्रोटेक्शन मिला हुआ है। सामने से आपके हेलोजन ने अपने नेगेटिव चार्ज से इसको इतना प्रोटेक्ट किया हुआ है कि न्यूक्लियोफाइल कहीं से घुस ही नहीं पाएगा। तो अब क्या होगा, ये पीछे की तरफ देखो, जो हाइड्रोजन है इनका भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन छोटा होने की वजह से कार्बन को पूरा प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा है। कार्बन पीछे से अभी यहां पर ओपन है, तो ये न्यूक्लियोफाइल निकलेगा टा 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 टा, और पीछे से जाकर बाहुबली के पीठ पे छुरा घूम देगा, जैसे कटप्पा जाके ऐसा मार देता बाहुबली को। समझ में आ रही बात? तो ये पीछे से जाकर उस पर अटैक कर देगा और इजीली आपको यहां पर आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा और ये X नेगेटिव बाहर हो जाएगा। दिस विल बी वेरी इजी कॉन्सेप्ट। क्या बात समझ में आ रही है? क्या यह बात मेरे देशवासियों को समझ में आई कि नहीं? पक्का? चलो अब मान लो मिथाइल की जगह तुम्हारे पास में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे लाडले बच्चों? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का मतलब होता है, अब यहां पर तुम्हारे पास में एक और बड़ा बल्कि अल्काइल ग्रुप आ गया, एक बड़ा बल्कि ग्रुप आ गया अल्काइल CH3। मेरी बात सुनो, ये अल्काइल ग्रुप अगर मानो मैंने CH3 भी लिया तो CH3, देखो ये H, ये H, ये H और ये कार्बन खुद, तो ये अपने आप में काफी बड़ा और बल्कि ग्रुप हो गया, जिनके इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा बड़ा बल्कि ग्रुप है। और अगर CH3 की जगह C2H5 ले लिया या अगर बेंजीन ले लिया तो वो तो और बड़ा ग्रुप हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, अब हमें मालूम है कि कटप्पा पीछे से आके मार सकता है, तो हमने थोड़ी सी सिक्योरिटी और बढ़ा दी। अभी अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ने थोड़ा हमारे बाहुबली को थोड़ा और प्रोटेक्ट कर दिया। लेकिन मेरा पुत्र, मेरा बेटा न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? बोलेगा ठीक है मैं सामने से नहीं जा सकता, मैं यहां से भी नहीं घुस सकता, लेकिन मेरे पास में एक जगह और है, मैं और पीछे से घूम के और पीछे से जाके अभी भी यहां से घुस सकता हूं, क्योंकि दो बच्चों के बीच में से अभी भी काफी जगह है। तो ये प्रोडक्ट फिर बन जाएगा। लेकिन यहां पर मिथाइल के मुकाबले यहां पर आपने जो सिंपल मिथाइल लिया था, यानी CH3 जो लिया था आपने, इसके मुकाबले जब आप ये वाला ग्रुप लेंगे तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। यानी न्यूक्लियोफाइल सबसे बेस्ट तरीके से आपके मिथाइल वाले पर अटैक कर सकता है, उसके बाद वो प्राइमरी वाले पर अटैक कर सकता है। यानी ईज ऑफ अटैचमेंट की हम बात कर रहे हैं, कितना इजीली प्राइमरी वाला, कितना इजीली न्यूक्लियोफाइल मिथाइल वाले पर अटैक कर पा रहा है, उतना इजीली न्यूक्लियोफाइल प्राइमरी वाले पर नहीं कर पा रहा है, उसको मुश्किल हो रही है, क्योंकि यहां पर सिक्योरिटी टाइट हो गई, टाइट हो गई। समझ रहे हो? चलो अब इमेजिन करो आपके पास में प्राइमरी नहीं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के केस में क्या हुआ, यहां पर तुम्हारे पास में एक अल्काइल ग्रुप और बड़ा हो गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इस अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, इस अल्काइल ग्रुप का, इस बल्कि ग्रुप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको और प्रोटेक्ट कर रहा है। सो अब क्या प्रॉब्लम होगी, अब प्रॉब्लम ये होगी कि ये जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, ये ना सामने से जा पाएगा, ना यहां से जा पाएगा, ना यहां से जा पाएगा। इनफैक्ट जब वो यहां से घुसने की कोशिश करेगा तो भी उसको थोड़ा सा रिपल्शन फील होगा, और जब वो यहां से घुसने की कोशिश करेगा तब भी उसको रिपल्शन फील होगा। तो हमने देखा है कि कभी कभी यहां से थोड़ी सी जगह बनाकर ये घुस जाता है। कब?
जब न्यूक्लियोफाइल छोटा हो, अगर न्यूक्लियोफाइल भी बल्की हो गया यानी बड़ा हो गया तो ये पीछे से जाकर अटैक नहीं कर पाता। तो अगर तुम्हारे पास में सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है तो यहां पर 0.002% ही प्रोबेबिलिटी देखी गई है प्रोडक्ट बनने की, यानी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इट इज ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, इट इज नॉट फेवरेबल। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड पर यह प्रोडक्ट इज नॉट फेवरेबल। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? और अगर मान लीजिए आपने रही सही कसर यहां पर टर्शरी अल्काइल हैलाइड ले लिया तो एक बल्कि ग्रुप और आ गया, और अब आपके बाहुबली को कटप्पा से बचाने के लिए पूरा पूरा सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है, चारों तरफ से घेर लिया है। अब इसको जेड प्लस सिक्योरिटी मिल गई, अपनी कंगना रनावत बन गया है, कहीं से नहीं घुस पाएगा, ना यहां से ना यहां से ना यहां से ना यहां से। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, दिस इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के सामने जब ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आएगी तो ये क्या फील करेगी? ये फील करेगी स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या फील करेगी? स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या फील करेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। इसलिए ये वाला केस तो आप मान के चलो होगा ही नहीं, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। यानी अगर आपके पास में सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड है तो आप कह सकते हो कि ये SN2 मैकेनिज्म शो नहीं करते बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप विथ योर सेंट्रल कार्बन। लेकिन मिथाइल और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इसको बहुत अच्छे तरीके से शो करेंगे, दैट कैन शो SN2 मैकेनिज्म वेरी इजीली। गाइस बहुत जरूरी बात बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया है, अगर आपने इसको हल्के में लिया तो गड़बड़ी हो जाएगी। इस पैटर्न को याद कर लेना, रीजन आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की वजह से न्यूक्लियोफाइल स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम फील करेगा टर्शरी में, और टर्शरी से थोड़ा कम सेकेंडरी में, लेकिन इन दोनों में इतना स्टेरिक हिंड्रेंस है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। प्राइमरी में कम है और मिथाइल में नेग्लिजिबल है। इसलिए दोनों के अंदर बेस्ट जो आपको मैकेनिज्म लिखना है, आपसे अगर कोई पूछता है कि तुम्हारे पास में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है या मिथाइल अल्काइल हैलाइड है, या मिथाइल हैलाइड है या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो आप बोलोगे आंख बंद करके कि हाँ ये तो SN2 ही फॉलो करेगा, पीछे से जाके अटैक कर लेगा। लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी में इल्ले इल्ले पौ, समझ में आ रही है बात? बिल्कुल शो नहीं करेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सो अब आपको क्या करना पड़ेगा? एक नई मैकेनिज्म की तलाश करनी पड़ेगी। कोई ये सेकेंडरी और टर्शरी वाले वेल्ले थोड़ी घूमेंगे, इनके लिए भी सुयोग्य कन्या ढूंढनी पड़ेगी। कोई पोपट ला लेगा, किसकी शादी नहीं होगी, कुछ तो करना पड़ेगा। तो कुछ करते हैं, पर पहले जरा इतना नोट करो। नोट कर लिया इतना? यहां तक किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम मेरे प्यारे बच्चों? क्या सीखा हम लोगों ने? SN1 मैकेनिज्म। ध्यान रखना, SN1 मैकेनिज्म पूरा बाहुबली पिक्चर पर काम करता है। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा और कटप्पा ने बाहुबली को कैसे मारा। अगर आपके बाहुबली के पीछे 3 छोटे छोटे बच्चे चलेंगे तो वो पीछे से घुस के मार देगा, एक बड़ा सैनिक और 2 छोटे बच्चे चलेंगे तब भी मार देगा। लेकिन अगर बाहुबली के पीछे 2 बड़े सैनिक या 3 बड़े सैनिक आ गए तो कटप्पा उसको पीछे से नहीं मार सकता। आपने देखा ही होगा पिक्चर में, बाहुबली कटप्पा क्या करता है? बाहुबली को पीछे से मारता है। हमारा कार्बन भी अगर पीछे से ओपन रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वही होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। कौन सा? SN1 मैकेनिज्म। प्यारे बच्चों कौन सा मैकेनिज्म? SN1 मैकेनिज्म। चलिए अब हम लोग यहां पर सेकेंड मैकेनिज्म की तरफ चलेंगे, विच इज कॉल्ड एज SN1 मैकेनिज्म। प्यारे बच्चों अभी हम लोगों ने देखा कि जब SN2 में यहां 2 हुआ करता था उसको आप बायमॉलिक्यूलर बोलते थे। यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहां पर आपको लिखना पड़ेगा यूनिमॉलिक्यूलर।
यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। गाइज यहां पर यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब होता है कि इस केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी यूनिमॉलिक्यूलर है, यानी इसकी मॉलिक्यूलैरिटी आपको 1 लेनी पड़ेगी। और दूसरी खास और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इट विल फॉलो योर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब गाइस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या होगा? यस, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन will depend only on one reactant, only on one reactant। आपका रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, और वो भी कौन? एंड दैट इज एल्काइल हैलाइड। यानी आपका जो यहां पर रिएजेंट होगा, आपका जो यहां पर रिएजेंट होगा जिससे ये आपका न्यूक्लियोफाइल निकल रहा होगा, उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे प्यारे गुलगुलो, समझ में आ रही है बात आप लोगों को? अच्छा, और मैं आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो केमिकल रिएक्शन है, it will take place in 2 steps। जैसा मैंने आप लोगों को SN2 में बताया था कि वो एक ही स्टेप में हो जाता है और इंटरमीडिएट बनता ही नहीं है। वो कार्बन का पेंटावेलेंट स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट बनता जरूर है, जहां पर कार्बन के पास में इधर न्यूक्लियोफाइल, इधर उसका हेलोजन, 2 उसके हाइड्रोजन और एक ऊपर हाइड्रोजन, वो जो था वो बनता जरूर है, लेकिन वो कितनी देर के लिए? सेकेंड्स को भी 1000 से डिवाइड कर दो, एक सेकेंड को 1000 लैक्स से डिवाइड कर दो, कितना छोटा सेकेंड्स हो गया? सेकेंड का भी मिली सेकेंड्स, समझ रहे हो? मिली सेकेंड्स के लिए बनता है और टूट जाता है। तो हम उसको मानेंगे ही नहीं कि वो बन रहा है, बनता है इसलिए दिखा दिया, लेकिन वो प्रैक्टिकली आप उसको फील ही नहीं कर पाओगे क्योंकि वो इतना जल्दी बन के टूट जाता है। लेकिन यहां पर इंटरमीडिएट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। यहां पर इंटरमीडिएट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, यानी यहां पर आपको इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा गाइस, एक बात समझना, क्योंकि यहां पर आपकी केमिकल रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है। यहां पर आपकी केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है? 2 स्टेप में हो रही है। तो 2 स्टेप में हो रही है मतलब यहां पर एक स्टेप विल बी कॉल्ड एज स्लो स्टेप, और जो सेकेंड स्टेप होगी दैट विल बी योर फास्ट स्टेप। अब याद करो जरा केमिकल काइनेटिक्स के वो सुहाने दिन, जब तुमको मैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रहा था, जब मोदी जी ने लॉकडाउन लगा रखा था। क्या सीखा था उस समय? कि जो स्लो स्टेप होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, जो स्लो स्टेप होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है हम उसकी मॉलिक्यूलैरिटी को फॉलो करते हैं, और उसी की वजह से केमिकल काइनेटिक्स को भी हम लोगों ने बड़े इंपॉर्टेंस दिया था। और मैंने वहां पर कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर काम में आएगा। देखो केमिकल काइनेटिक्स फिर यहां पर यूज हो रहा है। सो जो बेटा स्लोएस्ट स्टेप होगी दैट विल बी योर रेट डिटरमाइनिंग, दैट विल बी योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट विल बी योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अगर आपको मेरा वो एग्जाम्पल याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि एक 4x100 रिले रेस हो रही है। एक टीम के 4 मेंबर को दौड़ना है। एक दौड़ के यहां जाएगा 100 मीटर, सामने वाले को डंडा देगा, वो डंडा उससे लेगा, फिर वो भाग के 100 मीटर इधर आएगा, अपने दूसरे टीम मेंबर से तीसरे टीम मेंबर को डंडा मिलेगा, तीसरा वाला पर्सन फिर दौड़ के इधर आएगा और चौथे वाले को डंडा देगा, चौथा वाला दौड़ के फाइनली जीत जाएगा। तो ये जो 4 लोग हैं, इन चारों में से
जो सबसे धीरे भागता होगा, जिसका हम लोगों को पता है कि ये मोटा है, तोंद वाला है, इससे भागते नहीं बनता, तो वो 3 मेंबर क्या बात करेंगे, यार हम तो दौड़ लेंगे, हम तो पूरी जान लगा के दौड़ देंगे, ये पोंदा, ये मोटा कैसे दौड़ेगा वो देखना पड़ेगा। अगर ये मोटा जल्दी दौड़ लिया तो जीत पक्की, लेकिन अगर ये मोटा धीरे धीरे दौड़ा तो हमारी हार पक्की। तो जो टीम का सबसे स्लोएस्ट बंदा होता है वो डिटरमाइन करता है कि आप जीतोगे या हारोगे। वैसे ही आपकी रिएक्शन में जो सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन होती है वो डिटरमाइन करती है कि आपकी केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं। तो गाइस इतने पॉइंट जरा पहले नोट कर लो ताकि आप लोगों को डिफरेंशिएशन करने में काम में आएंगे, ये डिफरेंशिएशन करने में भी काम में आएंगे और हमारे करण अर्जुन भी आएंगे। चलो जल्दी नोट करो, कर लिया नोट, कोई दिक्कत? चलो ग्रेट। अब गाइज यहां पर मैं आपको इसका मैकेनिज्म सिखाता हूं। अब हम यहां पर इसका मैकेनिज्म सीखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करेगा, किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले स्टार बनाकर एक पॉइंट सब लोग इसके अंदर लिखेंगे, दैट दिस मैकेनिज्म विल वर्क ओनली इन योर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स like your पानी 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 पानी, your alcohol, एसेटिक एसिड्स, या एसेटिक एसिड ना लिखते हो मुझे लिखना चाहिए RCOOH, RCOOH एक्सेट्रा। सर ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? गाइज ये ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जिनमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है और ये अपना प्रोटॉन यानी H+ रिलीज कर सकते हैं। देखो अगर आपका वाटर है तो हम लोग सब जानते हैं कि वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। अरे यार देखा था कि नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो यार? तो यहां ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, और ये तुम्हारे कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि वाटर अपने आप को जब डिसोसिएट करता है तो वैसे डिसोसिएट करता है, ये प्रोटॉन रिलीज करेगा। एल्कोहल देखो, एल्कोहल में अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप बोले तो कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और ये पोलर होता है, पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, सो दिस इज ऑल्सो पोलर। और जब ये डिसोसिएट होता है मेरे प्यारे बच्चों तो ये H पॉजिटिव डिसोसिएट करता है। आप देखो अगर मान लीजिए आपके पास में RCOOH है तो ये भी कोवेलेंट बॉन्ड होगा और ये कैसे करेगा, ये RCOO नेगेटिव और H पॉजिटिव छोड़ेगा। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? तो ये सब प्रोटिक है, ये सब अपने प्रोटॉन्स को रिलीज करते हैं। और गाइस SN1 मैकेनिज्म करने के लिए आपके पास में ऐसे सॉल्वेंट्स होना चाहिए जो क्या कर सके, जो प्रोटॉन्स रिलीज कर सके, जो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज कर सके। इसकी वजह से क्या होगा कि ऐसे सॉल्वेंट्स की वजह से, ऐसे सॉल्वेंट्स की वजह से आपका जो फॉर एग्जांपल अपन एक केमिकल रिएक्शन करके देखते हैं, RX प्लस NaBr, नहीं RX प्लस लेट से NaOH, RX प्लस NaOH। चलो हम लोग ये केमिकल रिएक्शन करके देखते हैं। देखना गाइस, सो हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, हम RX और NaOH की रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, ये जो मैं यहां पर RX ले रहा हूं इट शुड बी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, मतलब मैं टू बी वेरी प्रिसाइज में यहां पर एक काम करता हूं, एक R यहां लगाता हूं, एक R यहां लगाता हूं और एक R" यहां लगाता हूं और एक हेलोजन की जगह चलो यहां पर ब्रोमीन लगा देता हूं। अब गाइस क्या होगा, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में ध्यान से देखिएगा, स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, आपने आपके एल्काइल हैलाइड को, जो कि किस टाइप का है, वी ऑल नो इट इज अ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। कारण क्योंकि इस ब्रोमीन से एक एल्काइल ग्रुप यहां, एक एल्काइल ग्रुप यहां और एक अल्काइल ग्रुप यहां अटैच्ड है। अब गाइज आप सब लोग जानते हो कि अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो पीछे से इसमें अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि ये टर्शरी टाइप का है। अगर आप टर्शरी की जगह सेकेंडरी भी लोगे तो हमको बेल आइकॉन फर्क नहीं पड़ेगा, वो अल्काइल हैलाइड पर पीछे से अटैक न्यूक्लियोफाइल नहीं कर पाएगा। हम लोग पिछले
SN2 में देख चुके हैं। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके अल्काइल हैलाइड को जो टर्शरी या सेकेंडरी टाइप का होगा उसको आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डालना है। सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा, जितने भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं ये सब क्या रिलीज करते होंगे, H+ यानी कि आपके प्रोटॉन्स। तो जैसे ये प्रोटॉन रिलीज करेंगे, ये प्रोटॉन क्या करेगा, प्रोटॉन आकर इस Br को कार्बन से तोड़ने की कोशिश करेगा, इस Br को कार्बन से तोड़ने की कोशिश करेगा। और जब ये Br को कार्बन से तोड़ देगा तो यहां पर आपका कार्बन एक प्रोटॉन बनकर कार्बोकेटायन बना लेगा, दैट विल बी योर कार्बोकेटायन। और यहां पर आपका जो Br है वो अलग हो जाएगा, Br नेगेटिव बन के, या यहां से अगर प्रोटॉन मिल रहा है तो हो सकता है HBr बन के अलग हो जाए, HX बन के अलग हो जाए। अब प्यारे बच्चों ये बन गया आपका कार्बोकेटायन। ध्यान रखना ये स्टेप कैसी होगी, बहुत ज्यादा स्लो होगी, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इस कार्बन और ब्रोमीन के बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए कोई आसान काम नहीं है। इट इज अ वेरी टफ टास्क, और टफ टास्क होने की वजह से ये प्रोसेस धीमे 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 होगी। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? और ये प्रोसेस हुई क्यों, क्योंकि यहां से आपने जो सॉल्वेंट इस्तेमाल करा उसमें प्रोटॉन होने की वजह से प्रोटॉन ने इस ब्रोमीन को लालच दिया, ओहो आजा 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 मैं हूं प्यार तेरा, इसको ऐसा बुलाया प्रोटॉन ने। तो ब्रोमीन का मन ललचाया, और जब इसका मन ललचाया तो ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी लेकर भाग गया, तो कार्बन बन गया कार्बोकेटायन। समझ में आ रही बात? अब गाइस यहां पर जैसे ही आपका कार्बोकेटायन बना, ये स्टेप स्लो हो गई। अब आप इस स्टेप में देखो, इस स्टेप में कितने रिएजेंट्स इन्वॉल्व है, कितने लोग इन्वॉल्व है, ओनली योर एल्काइल हैलाइड। स्टेप नंबर 1 में सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड का ही तो काम चल रहा है। यहां पर तो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल वाला रिएजेंट आया ही नहीं, NaOH नाम का रिएजेंट आया ही नहीं। अभी तो ये अल्काइल हैलाइड अकेला ही अपने आप को डिसोसिएट करके कार्बोकेटायन और ब्रोमीन में चला गया। ध्यान रखना ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। अगर आपने वक्त रहते रिएक्शन को फर्दर आगे नहीं बढ़ाया तो कार्बोकेटायन फिर ब्रोमीन के साथ जुड़कर अल्काइल हैलाइड बना लेगा। तो अब ये आपकी स्टेप नंबर 1 हो गई। अब आपको समझ में आया कि ये यूनिमॉलिक्यूलर क्यों है, क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन की स्लोएस्ट स्टेप ये है। तो यही स्टेप आपके केमिकल रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करेगी। इसीलिए यहीं से आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स भी मिल रहा है कि रिएक्शन का रेट सिर्फ अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करेगा। जितने अल्काइल हैलाइड टूट के कार्बोकेटायन बनाएंगे उतना आपको प्रोडक्ट मिलेगा, उतना जल्दी आपको प्रोडक्ट मिलेगा जितना जल्दी अल्काइल हैलाइड कार्बोकेटायन में टूटेगा। अब क्योंकि ये प्रोसेस स्लो है तो जितना समय इसको टूटने में लगेगा उतना ही समय आपकी रिएक्शन होने में भी आपको लगेगा। और क्योंकि एक ही अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अब जब कार्बोकेटायन बन के तैयार हो गया तो गरम गरम परोसना इसको, बस गर्मा गर्म कार्बोकेटायन तैयार है। अब यहां पर सामने कौन आ गया तुम्हारा, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल के लिए कोई परेशानी है क्या? ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकेटायन और ये नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, ये सीधे जाके इस पर अटैक करेगा, बिल्कुल सामने से मारेगा। इस बार इसको पीछे से अटैक करने की जरूरत है ही नहीं। ये क्या करेगा, बिल्कुल सामने से उड़ाएगा। तो ये R डैश R डबल डैश और यहां पर जुड़ गया तुम्हारा OH, ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। और यहां पर आप देखो देयर इज नो इन्वर्जन। जैसे SN2 में इन्वर्जन हो रहा था, पहले आपका न्यूक्लियोफाइल जो पुराना वाला न्यूक्लियोफाइल था यानी हेलोजन, वो अगर राइट साइड था तो SN2 में आपका न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड पाया जाता था। लेकिन यहां पर आप देखो ये राइट साइड है और ये भी राइट साइड ही है। तो ये 2 स्टेप में काम होगा और ये स्टेप फास्ट स्टेप होगी। इस स्टेप नंबर 2 के अंदर
इस स्टेप नंबर 2 के अंदर आपको किसी भी तरीके की कोई स्लोनेस दिखाई नहीं देगी और ये इरिवर्सिबल होगी। सो जितनी देर कैटायन को बनने में लगेगी बस उतना ही समय आपकी रिएक्शन को होने में भी लगेगा। जहां कैटायन बना तो ये तो तैयारी बैठा है हमला करने के लिए, भाई ये तो बिल्कुल तैयार बैठा है कि आए और मैं अटैक करूं, तो कुछ सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे और प्रोडक्ट बनना चालू हो जाएगा। तो ओवरऑल जो आपकी चीज डिपेंड करेगी वो स्टेप नंबर 1 पे करेगी, वेदर इट इज द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन और वेदर इट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। क्या है बात समझ में आ गई? अच्छा, स्टेप नंबर 1 इनिशिएट क्यों हुई? अपने आप अल्काइल हैलाइड पढ़े पढ़े तो कार्बोकेटायन बनाएगा नहीं, उसको क्या इच्छा कि मैं अपने आप कार्बोकेटायन बनाऊं, तो इसके लिए आपको यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालना पड़ेगा, वरना यहां तो यही बात हो जाती है ना। मेरी बात समझो, आप इसके पहले जो रिएक्शन कर रहे थे SN2 मैकेनिज्म, उसमें आपने क्या किया था, आपने NaOH को टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट किया, प्रोडक्ट ही नहीं मिला। NaOH को टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराया, प्रोडक्ट ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जो OH था वो पीछे से जब अटैक करने जा रहा था तो ये R लोगों ने उसको घुसने नहीं दिया, बल्कि ग्रुप ने, और वो जब सामने से जा रहा था तो सामने हेलोजन लगा था तो वो अटैक ही नहीं कर पा रहा था। तो फिर SN1 कैसे लगा? तो SN1 लगाने के लिए आपको पहले अल्काइल हैलाइड को इस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना होगा ताकि कार्बोकेटायन बन जाए, और फिर आप डालो आपका रिएजेंट जिसमें से न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, तब जाकर वो SN1 फॉलो करेगा। तो ध्यान रखना, अगर SN2 लगाना है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर SN1 लगाना है तो फिर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत है। समझ में आ गई बात? चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। अरे स्क्रीनशॉट ले लो, आलू ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चले ग्रेट। तो गाइज यहां पर मेरा प्यारा बच्चों, मैंने आपको पढ़ा दिया SN1। अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि जैसे SN2 के अंदर टर्शरी और सेकेंडरी SN2 मैकेनिज्म दे ही नहीं रहे थे, यहां पर क्या फंडा होगा? तो प्यारे बच्चों यहां पर मान लीजिए अगर आपके पास में मिथाइल है, आपके पास में मिथाइल है, तो मिथाइल जब स्टेप नंबर 1 में जाएगा तो उसका कार्बोकेटायन बनेगा, तो इसका कार्बोकेटायन कुछ ऐसा बनेगा। जब आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का कार्बोकेटायन बनेगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा, यच यार यच। जब आपका सेकेंडरी वाला जाएगा तो बनेगा सी आर आर डैश एंड यच। पॉजिटिव चार्ज लगाना मैं भूल गया, अय्या करूं मैं क्या सुक्कू सुक्कू। और ये हो गया तुम्हारा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अब प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये कुछ आपको वैसा नहीं लग रहा मार्कोनिकॉव रूल जैसा? मार्कोनिकॉव रूल जैसा याद करो, एक मोटे से अंकल बाइक चला रहे हैं और एक मोटी सी आंटी पीछे बैठी है और बीच में छोटू सा बच्चा बैठा है, छोटू मोटू सा बच्चा बैठा है। अब वो छोटू मोटू सा बच्चा अगर दो मोटे लोगों के बीच में बाइक में बैठ के जा रहा है तो उसके गिरने के चांसेस कम है, लेकिन अगर एक मोटे से अंकल उसके पीछे एक मोटी सी आंटी बैठ गए और दोनों आसपास चिपक के बैठ गए और वो छोटे से बच्चे को पीछे बिठा दिया सबसे आखिरी में, तो उसके टपकने के चांस ज्यादा है। यहां पर आपका वो छोटा सा बच्चा कौन है? कार्बन, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये गोलू मोलू छोटू सा बच्चा है और इस छोटू से बच्चे को कौन संभाल रहा है? तीन छोटे छोटे बच्चे। मतलब इन लोगों के अभी दूध के दांत गिरे नहीं है, लेकिन इन्होंने बाइक चलाना चालू कर दिया है और ये तीन छोटे छोटे बच्चे उनसे भी छोटे बच्चे को जो अभी अभी पैदा हुआ उसको बाइक पर लेकर जा रहे हैं, तो ये तो टपकने के चांसेस पूरे ज्यादा है। तो ये वाला कार्बोकेटायन, इस टाइप का कार्बोकेटायन इज हाईली अनस्टेबल, इज हाईली अनस्टेबल, यानी ये तो स्टेबिलिटी रखेगा ही नहीं, ये स्टेबल होगा ही नहीं, बनते ही कुछ सेकेंड्स क्या मिली सेकेंड्स में टूट जाएगा। सिमिलरली इस कार्बोकेटायन को यहां पर होल्ड करने के लिए सिर्फ एक बल्कि ग्रुप है और इस कार्बोकेटायन को होल्ड करना इसके बस की बात भी नहीं है, इसलिए यह भी कैसा माना जाता है? अनस्टेबल कार्बोकेटायन। लेकिन यहां से स्थिति बदल रही है, यहां पर आपके कार्बन को केटायन को होल्ड करने के लिए दो बल्कि ग्रुप है, इसलिए ये स्टेबल होता जा रहा है। और यहां तो क्या कहने,
यहां तो इस केटायन को तीनों तरफ से अल्काइल हैलाइड ने कवर कर रखा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हाईली स्टेबल। तो गाइज ये है आपके मिथाइल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की सिचुएशन जब वो स्टेप नंबर 1 में कार्बोकेटायन बनाएंगे। तो गाइज यहां पर स्टेप नंबर 1 जो स्लोवेस्ट स्टेप है, जो वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के H+ की वजह से इनका हेलोजन चला जाएगा, तो ये कार्बोकेटायन बनाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, जब स्टेप नंबर 2 में वो न्यूक्लियोफाइल आएगा और बोलेगा अटैक, तो वो इस पर अटैक करने जाएगा, आ रहा हूं मैं, इतने में टूट जाएगा। भाई अनस्टेबल है ना, तो बनेगा और टूट जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इतने में टूट जाएगा, बोलेगा है कहां गया, कालिया, ये बनते ही टूट जाएगा। अबे जब ये बनते ही टूट जाएगा तो इस पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के चांसेस कितने होगा, 0%। तो ये SN2 मैकेनिज्म में बहुत बढ़िया था, लेकिन SN1 में सबसे घटिया हो गया। मतलब आप मान के चलो आपको 0 प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर प्रोडक्ट मिलने की। ये भी अनस्टेबल है, तो जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करने के लिए जाएगा, पहुंचने वाला होगा, इतने में टूट जाएगा। तो ये भी बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर ये स्टेबल है, मतलब ये अच्छे प्रोडक्ट बनाकर देगा, क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करने आएगा, ये खड़ा रहेगा कि आजा आजा ओ आजा आ, तो वो आकर इस पर अटैक करेगा और अटैच हो जाएगा, आपका कंपाउंड बन जाएगा। और ये भाई साहब बेहतरीन स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है, इसलिए ये और ये आर मोर रिएक्टिव, these compounds are more reactive towards SN1 mechanism। समझ गए मेरे लाडलो, मेरे बच्चों, मेरे बेटों। और ये जो लोग हैं, these are least reactive towards SN1। समझ गए, कोई परेशानी तो लिख लो, नहीं परेशानी है तो मैं क्या करूं, लिखो। लिख लिया, चलो चलें आगे। चलो अब गाइस एक चीज और सिखा देता हूं जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। एक कंपाउंड ये देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3X। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बोलिए बच्चों, ये sp3 है और ये sp2 है। अब यहां पर ਤੁਹਾਡਾ हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है, जो बदले में sp2 से जुड़ा है, तो ये अलाइलिक वाला केस हो गया। अरे हुआ कि नहीं मेरे देशवासियों, ठीक है। दूसरी बात, ये तुम्हारा बेंजीन से CH2 और इससे जुड़ा हुआ हेलोजन। ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये बकायदा sp3 है, लेकिन ये बेंजीन का जो कार्बन है ये तो sp2 है, तुमको सिखा चुका हूं। तो ये बेंजाइलिक वाला केस हुआ कि नहीं, समझ रहे हो। तो गाइस ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये दोनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो शो बकायदा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले टाइम ही बता दिया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वही कार्बन शो करेगा जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और इन दोनों केसेस में योर कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? जिससे हेलोजन जुड़ा है, मेरे प्यारे बच्चों, जिससे हेलोजन जुड़ा है। मैंने यहां पर विनाइल वाला केस तो डिस्कस ही नहीं करा, मैंने यहां पर विनाइल वाले की तो बात ही नहीं करी। विनाइल वाले की मैंने यहां पर बात क्यों नहीं करी? क्योंकि विनाइल वाला sp2 होता है। यहां पर मेरे अराइल हैलाइड की तो बात ही नहीं करी, क्योंकि ये भी sp2 होता है।
ये लोग तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो ही नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारे बेटो, इनकी हमें बात ही नहीं करना है, बात तो सिर्फ इनकी करना है। तो ये SN1 में कंफर्टेबल है या SN2 में? तो प्यारे बच्चों, आपको यहां पर दो चीजें देखनी है। सबसे पहले आपको ये लॉजिक लगाना है कि अगर कोई SN1 में जाता है तो बस आपने एक ही सिचुएशन देखी कि SN1 में जो पहली स्टेप बनेगी और जो पहली स्टेप में आपका कार्बोकेटायन बनेगा, अगर वो स्टेबल है तो SN1 फॉलो करेगा, और अगर वो अनस्टेबल है तो फिर आप देखो कि क्या वो SN2 फॉलो कर पाएगा, यानी कि पीछे से आप वार कर पाओगे। भाई पहले तो फ्रंट में जाओ। SN1 क्या सिखाता है? पहले हेलोजन हटा दो, कार्बोकेटायन बना दो, और केटायन होने की वजह से हम सीधा अटैक कर पाएंगे। लेकिन न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कब करेगा? जब वो सामने से नहीं कर पाएगा। मतलब जब तुम SN1 ना लगा पाओ तब SN2 लगाने की कोशिश करो। और दूसरी ट्रिक क्या है? मिथाइल और प्राइमरी के लिए SN2, सेकेंडरी और टर्शरी के लिए SN1। लेकिन ये केस में ना तुम प्राइमरी समझ पा रहे हो ना तुम कुछ सेकेंडरी समझ पा रहे हो। कारण मैं आपको बताता हूं। ये देखो, दिखने में तो, सॉरी गाइस, दिस इज CH2X ना, हाँ, तो ये CH2 हो गया, ये X हो गया, ये CH डबल बॉन्ड CH2। तो लोग बोलते हैं कि सर ये एक अल्काइल ग्रुप मान लो, ये एक हाइड्रोजन मान लो, ये एक हाइड्रोजन मान लो, तो ये तो प्राइमरी कार्बन हो गया। तो प्राइमरी कार्बन है तो मेरे को देखना ही नहीं है, ये तो SN2 फॉलो करेगा। सेम बात बच्चे इसमें भी बोलते हैं कि सर ये दोनों हाइड्रोजन लगा दो, यहां पर एक बेंजीन को अल्काइल ग्रुप मान लो और यहां पर हेलोजन लगा दो, तो दिखने में तो ये भी प्राइमरी है, तो ये भी SN2 फॉलो करेगा। इसमें इतना सोचना क्या है? नहीं मेरे बच्चों, ओ लो मोलो गुल्लो, ऐसा नहीं है। हम पहले इनके कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी देखेंगे। हम पहले इनके कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी देखेंगे। समझ रहे हो? कैसे देखो, जरा इसको देखो। जब इसका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डालने की वजह से इस अल्काइल हैलाइड को तोड़ा जाएगा तो इट विल बिकम कार्बोकेटायन। जब आप इसको एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डालोगे तो ये भी बन जाएगा क्या? आपका कार्बोकेटायन। अब गाइज यहां पर एक बात समझना, दे विल स्टार्ट शोइंग रेजोनेंस। यहां पर आपको क्या दिखने लगेगा? रेजोनेंस। कैसे रेजोनेंस दिखने लगेगा? देखो मैं आपको बताता हूं। जब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कार्बन को बुरा लगेगा, तो ये कार्बन इससे बात करेगा, बोलेगा देख तेरे पास तो डबल बॉन्ड है। और जब भी किसी के पास डबल बॉन्ड होता है वो अपने डबल बॉन्ड को रोटेट कर सकता है, वो अपने डबल बॉन्ड को घुमा सकता है। तो ये कार्बन अपना डबल बॉन्ड इसको दे देगा, तो अगले केस में ये CH2 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अब पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो ये भी CH2 है और ये भी CH2 है, CH2 CH2। तो बस क्या होगा? डबल बॉन्ड रोटेट करना चालू हो जाएगा। तो ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब अगली बार क्या होगा? ये कार्बन बोलेगा अरे यार मैंने इसके साथ तो बहुत बुरा कर दिया यार, ये तो बेचारा अच्छा खासा था, मैंने इस पर पॉजिटिव चार्ज ला दिया। तो फिर ये इस कार्बन को बोलेगा कि देख असलियत में गलती तो तेरी है, हेलोजन तो तेरा गया, तू कैसे स्टेबल हो सकता है, तेरा जमीर तेरे को कैसे बोल सकता है। तो तू एक काम कर, तेरा लोन पेयर, तेरा डबल बॉन्ड वापस इस कार्बन को दे दे ताकि वो डबल बॉन्ड के साथ फिर स्टेबल हो जाए और तू अपना पॉजिटिव चार्ज रख ले। फिर जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कार्बन को बुरा लगेगा, अरे यार ये तो बेचारा मुश्किल में आ गया, तो फिर इस कार्बन को बोलेगा अपना लोन पेयर दे दे, तो ये ऐसा बन जाएगा और ये लगातार चलता रहेगा। और बेटा जब कभी भी रेजोनेंस होता है ये कार्बोकेटायन स्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसको स्टेबलाइज करने के लिए आपके पास में रेजोनेंस है। मतलब ये कार्बन क्या कर रहा है? कुछ देर इसको स्टेबल रख रहा है, कुछ देर स्टेबल इसको रख रहा है, कुछ देर इसको स्टेबल रख रहा है, कुछ देर इसको स्टेबल। तो ये तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। मजा आ गया? मतलब अगर कार्बोकेटायन स्टेबल है, अगर कार्बोकेटायन स्टेबल है, देयरफॉर यहां पर SN1 मैकेनिज्म ही लागू होगा।
सो इट विल शो SN1 मैकेनिज्म। समझ रहे हो बात को? जरा इसको देखो। अब ये कार्बोकेटायन, आप बोलोगे सर ये स्टेबल कैसे? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तो बेंजीन के अंदर क्या है, 3 पाई बॉन्ड्स हैं, 3 डबल बॉन्ड है। तो ये कार्बन अपने इस कार्बन को बोलेगा कि आपका लोन पेयर इस तरह ट्रांसफर कर दो प्लीज। तो क्या होगा, यहां आ जाएगा एक डबल बॉन्ड, और बेटा यहां पर ये कार्बन बहुत शाना है, ये कार्बन बहुत शाना है, ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। ये पड़ोसी कार्बन का ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो पड़ोसी कार्बन का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये उठाकर इस कार्बन को दे देगा। तो अब ये कार्बन के पास तुमको जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये कौन से कार्बन का, ये कार्बन का। तो ये गरीब पर आ जाएगा प्लस चार्ज। फिर अगली बार क्या होगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, लेकिन ये नीचे वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो अगली बार क्या होगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां प्लस चार्ज आ जाएगा। ये तो बढ़िया मस्त स्टेबल हो गया। फिर अगली बार क्या होगा, ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कि इस कार्बन का है, इसको उठा के इसको दे देगा। तो अगली बार क्या होगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, लेकिन यहां प्लस चार्ज आ जाएगा और यहां पर CH2 लग जाएगा। और फिर अल्टीमेटली ये वाला कार्बन, ये जो डबल बॉन्ड इसने शुरू में बनाया था, ये वापस इसको दे देगा और फिर से इस पर प्लस चार्ज ले आएगा। तो यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा CH2 पॉजिटिव। और ये स्ट्रक्चर लगातार चलते रहेंगे, स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 4, स्ट्रक्चर 5, ये लगातार चलता रहेगा रेजोनेंस। इट विल कीप ऑन मूविंग। तो ये तो हाईली स्टेबल हो गया, ये रेजोनेंस की वजह से ये कार्बोकेटायन भी स्टेबल हो गया। मतलब नो डाउट ये भी SN1 मैकेनिज्म शो करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जितने भी आपके पास में बेंजाइलिक हैलाइड्स आएंगे और जितने भी आपके पास में अलाइलिक हैलाइड्स आएंगे, दे विल कीप ऑन शोइंग SN1 मैकेनिज्म बिना किसी परेशानी के। तो अनु मैं दसदा, हाँ ये लोग क्या करेंगे, यही फॉलो करेंगे। ठीक है, कोई परेशानी, पक्की बात? जल्दी से इसको नोट कर लो। सो अलाइलिक और बेंजाइलिक वाला केस हम लोग समझ चुके हैं। अलाइलिक और बेंजाइलिक एक स्पेशल केस है जो हमेशा SN1 शो करते हुए नजर आएंगे बिकॉज ऑफ देयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। और अगर कार्बोकेटायन स्टेबल है तो फिर वो SN1 से बात करेगा कि भाई पहले मेरा आपको केटायन बना दे और फिर न्यूक्लियोफाइल को बोलना सीधे आके अटैक करे, पीछे पीछे से नहीं मारे, गलत बात है। छाती पे गोली मार, सीने पे गोली खाऊंगा, सोना शट्टर सीधे छाती पे गोली खाऊंगा, पेट पे नहीं। ठीक है, चलो। तो गाइज यहां पर तुम्हारा SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो गया। NCERT की एक एक लाइन मैंने पढ़ा दी, और अब आप सोचो जो NCERT की आप लाइन पढ़ते हो उसमें कितना सारा मटेरियल है, समझ रहे हो? मतलब इंसान अगर NCERT पूरी पढ़ ले तो उसको 10-10, 11-11 घंटे के लेक्चर बनाने पड़ जाते, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बात ध्यान रखना, इधर आपका अल्काइल हैलाइड इधर SN1 से मूव कर रहा हो या SN2 से मूव कर रहा हो, इधर आपका अल्काइल हैलाइड SN1 से मूव कर रहा हो या SN2 से मूव कर रहा हो, तो ध्यान रखना अगर आपका अल्काइल आयोडाइड है तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर आपका अल्काइल ब्रोमाइड होगा, फिर आपका अल्काइल क्लोराइड होगा, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव तुम्हारा अल्काइल फ्लोराइड होगा। कारण बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फ्लोरीन और अल्काइल हैलाइड का जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड स्मॉल होगा, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई लगेगी, इसलिए ये रिएक्शन होती ही नहीं है। और वहीं पर अगर अपन बात करें इसकी, तो आयोडीन, अच्छा, और फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, यहां पर आयोडीन का एक तो साइज बड़ा हो गया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का साइज बहुत ज्यादा हाई हो गया, बॉन्ड का साइज बढ़ गया, इसलिए बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो बहुत कम लगेगी, इसलिए रिएक्शन बहुत इजीली हो जाएगी। तो कोई भी SN1 या SN2 मैकेनिज्म हो, आपके अल्काइल आयोडाइड विल बी द मोस्ट रिएक्टिव
स्पीशीज। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज और सिखा देता हूं। अगर तुम्हारे पास में मिथाइल हैलाइड है, यानी वो CH3X वाला, अगर तुम्हारे पास में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है RCH2 वाला, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है तो RCHR डैश वाला, और अगर तुम्हारे पास में टर्शरी अल्काइल हैलाइड है RCR डैश R डबल डैश वाला। तो प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, मिथाइल से टर्शरी तक जाते वक्त SN2 मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म का ये चार्ट याद रखना। मतलब मिथाइल सबसे कम शो करेगा, अल्काइल प्राइमरी उससे ज्यादा, सेकेंडरी उससे ज्यादा, और टर्शरी सबसे ज्यादा। कौन सा? SN1 मैकेनिज्म। और SN2 मैकेनिज्म घटता है, मतलब सबसे अच्छा ये शो करेगा, फिर थोड़ा उससे कम ही, और ये दोनों ना के बराबर। तो गाइज ये तुम्हारा SN1 एंड SN2 आज जमीन से उखाड़ के फेंक दिया हमने, इसकी वाट लगा दी, बर्बाद कर दिया इसको। अब इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके आगे की बात वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री। गाइज एक नई केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस करूंगा, टॉपिक यही रहेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट हम इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। थोड़ा इमेजिनेशन करके पढ़ना, तब ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो गाइज आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सी यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।